शब्द किसने दिया? प्रोटीन शब्द किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया कि नहीं दिया? फिर दूसरी बात मैंने बताया था कि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व होता है? कौन सा तत्व होता है? कार्बन। कितने प्रतिशत होता है? 50 से कितने प्रतिशत होता है? 54% होता है, यही बताया था ना मैंने। और 13 से 16% क्या होता है? नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन के बारे में मैंने बताया होगा कि नाइट्रोजन हमारे शरीर में संचित नहीं होता है, और नाइट्रोजन कोशिका विभाजन में भी सहायक, सेल डिवीजन में भी सहायक, और मिलता किससे है? प्रोटीन से। तो हम लोग क्या करेंगे? रोज क्या खाते रहेंगे? प्रोटीन। तो रोज क्या मिलता रहेगा? नाइट्रोजन, और वो पहुंच करके क्या करेगा? कोशिका का विभाजन, तभी क्या होगा? शरीर की वृद्धि। ऐसा मैंने बताया था। स्रोत मैंने आपको बता दिया था, और इसी के साथ मैंने एक पॉइंट और आपको बताया था कि इसीलिए रोज आहार में प्रोटीन लेना आवश्यक है। इसीलिए रोज आहार में प्रोटीन लेना आवश्यक है। ऐसा बताया था, नहीं बताया था? फिर मैंने बताया था एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीजन, एंटीबॉडी, RH फैक्टर, ये सब रासायनिक स्तर पर क्या हैं? प्रोटीन। बताया था एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीजन, एंटीबॉडी, RH फैक्टर, ये सब रासायनिक स्तर पर क्या हैं? प्रोटीन। प्रोटीन के स्रोत के बारे में मैंने आपको बताया। एक क्या होता है? क्लोरेला शैवाल, है ना, जिसे अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन भी कहते हैं। कहते हैं, नहीं कहते हैं? और सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की खोज भी किसमें हुई थी? क्लोरेला शैवाल में हुई थी, है ना। और प्रोटीन की सबसे ज्यादा मात्रा किसमें होती है? तो क्या बताएंगे? क्लोरेला शैवाल में। दूसरे नंबर पर मैंने बताया था स्पाइरुलिना। फिर तीसरे नंबर पर क्या था? मशरूम। चौथे नंबर पर क्या था? सोयाबीन। फिर मैंने बता दिया था दाल, अंडा, मांस, मछली, गेहूं, मक्का में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन। यहां तक मैंने बताया था, नहीं बताया था? और मैंने ये भी पॉइंट आपको बताया होगा कि 13 से 16% नाइट्रोजन उपस्थित होने के कारण ही प्रोटीन को जटिल नाइट्रोजनस पदार्थ कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस मटेरियल। फिर हम कहां पर आ गए हैं? प्रोटीन के कार्य पर। पहला कार्य तो आप लोगों को पता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती थी ना, इंस्टेंट एनर्जी किससे मिलती है? तो क्या बताएंगे? कार्बोहाइड्रेट से। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.3। और यहां पर मैंने क्या बताया? प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। और कितनी मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से? 4.1। लेकिन प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की वृद्धि करना। इसीलिए मैंने क्या लिखाया है कि प्रोटीन क्या करता है? नई नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है, मतलब न्यू सेल्स जनरेशन या रिजनरेशन। और टिश्यू रिपेयरिंग, ऊतकों की मरम्मत। कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो जब कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है तो ऊतकों की मरम्मत भी कौन कर सकता है? प्रोटीन। क्लियर है ना। और इन सब का मतलब क्या हुआ कि शरीर की वृद्धि में कौन सहायक है? प्रोटीन। ये क्लियर हो गया ना। एक एनर्जी वाला क्लियर हो गया कि प्रोटीन से एनर्जी मिलती है। दूसरा पॉइंट क्या क्लियर हो गया? कि प्रोटीन शरीर की वृद्धि में सहायक है। क्लियर है ना। फिर मैंने तीसरा पॉइंट आपको क्या बताया कि प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक है। ब्लड क्लॉटिंग में भी कौन हेल्प करता है? तो क्या बताएंगे? प्रोटीन। जैसे आपको पता है कि एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या होता है? फाइब्रिनोजन। फाइबर की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? फाइब्रिनोजन। ये क्या है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रिनोजन। और इससे क्रिया कौन करता है? तो क्या बताएंगे? प्रोथाम्बिन। इससे कौन क्रिया कर लेता है? प्रोथाम्बिन। कौन क्रिया करता है? प्रोथाम्बिन इससे क्रिया कर लेता है। प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन। और इससे क्रिया कौन कर लेता है? प्रोथाम्बिन। और इस क्रिया में सहायता कौन करता है? तो क्या बताएंगे? विटामिन के। अब क्या होता है? ये जाल था और ये जाल भर जाता है। जाल क्या है? धीरे धीरे भर जाएगा और शरीर के बाहर रक्त का थक्का जम जाता है। समझ गए ना। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं चोट लग जाए
तो एक पपड़ी पड़ जाती है और उस पपड़ी को उखाड़िए तो आपको क्या मिलेगा? डॉट डॉट। मतलब हवा के संपर्क में आते ही ये सब अपना काम करने लगते हैं। कौन कौन? फाइब्रिनोजन, विटामिन के, प्रोथाम्बिन, और क्या होता है? शरीर के बाहर रक्त का थक्का जम जाता है। हल्का फुल्का अगर चोट लगी तो, अब पता चला है कलाई काट ली हो, कुछ लोग काट लेते हैं ना कलाई, कलाई काटते हैं, ज्यादातर लोग काटते हैं, है ना। और कलाई ज्यादातर काटते क्यों है ये भी आपने सुना होगा। हाँ, वही रीजन होता है ना। देखिए कितना अंडरस्टैंडिंग, देखिए कितनी बेहतर है। वही रीजन होता है रीजन सही बात वही होता है। पता चला ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप लटक जाते, कलाई नहीं काटते। कलाई ज्यादातर काटते हैं किसमें? ब्रेकअप वाले मामले में। और वो ज्यादातर तो नखरा दिखाते हैं, ज्यादातर नखरा दिखाते हैं। हल्का सा कट लगाएंगे, खून फैलाएंगे, वीडियो बनाएंगे, शेयर करेंगे कि देख लो मैं कलाई काट रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं। जिसको काटना है, मरना है, वो किसी से बताएगा नहीं, चुपचाप कर लेता है। फर्जी नखरे होते हैं। और अगर कभी आप लोगों से कोई कहे मैं कलाई काट लूंगा, ये कर लूंगा, तो कर लो, कर लो। अगर कलाई काहे काटो, उससे बता दो कलाई काहे काटो। कलाई काटने से हो सकता है ना मरो, गला काट डालो, काट दो। क्या मतलब है फर्जी? ब्लेड भी मारते हैं, ब्लेड भी मार देते हैं। अरे सब बकवास है, फर्जी है, कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों का, है ना। और सबसे बुरी बात तो मैं ये बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से जो दूर रहेगा उसकी ज़िंदगी बड़ी सुकून में रहेगी, मानसिक खुशी मिलती रहेगी, है ना। फ्रेंडली रहो, दोस्ताना व्यवहार रखो, लेकिन अटैचमेंट ना बढ़ाओ किसी से कभी भी। मोह माया है ब्लड क्लॉटिंग, समझ गए ना। O2 CO2 का परिवहन कैसे करता है प्रोटीन? O2 CO2 का परिवहन कैसे करता है? जैसे आपको पता है कि हम लोगों की बॉडी में क्या है? ब्लड, और ब्लड में क्या होता है? RBC, और RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में H का मतलब क्या होता है? हीम, और हीम क्या है? पिगमेंट, और B का मतलब क्या होता है? ग्लोबिन, और ये ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसी हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हमारी हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, और हमारी हर एक कोशिका या सेल्स में तैयार CO2 को बाहर निकाल लाने का भी कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन। लेकिन इसमें जरा से सोचिए, ये H मतलब हीम, हीम बेचारा तो क्या है? पिगमेंट है। तो वास्तव में O2 और CO2 का परिवहन कौन करता है? तो क्या बताएंगे? ग्लोबिन, प्रोटीन। इसीलिए मैंने क्या लिखा दिया है? इसलिए मैंने क्या लिखाया है कि प्रोटीन का एक कार्य होता है O2 और CO2 का परिवहन करना। क्लियर है ना? O2 और CO2 का परिवहन करना। यहां तक समझ में आया ना? फिर एक चीज और याद रखिएगा, मैंने एक पॉइंट लिखाया है कि प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता भी है ना। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या होता है? हिपैरिन। हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। और हिपैरिन का ही कार्य क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोके। जरा सोचिए भाई, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, प्रोथाम्बिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, कैल्शियम तत्व भी क्या है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं? ब्लड क्लॉटिंग। और कहीं शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम जाए तो ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा, और जिस अंग में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा वो अंग क्या हो जाएगा? पैरालाइज हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने क्या बनाया? हिपैरिन। और हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। और वो क्या करता है? शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। क्या समझ में आ गया? इतने ही पॉइंट तो मैंने बताया था ना। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की कमी से रोग भी होते हैं। प्रोटीन की कमी से भी रोग होते हैं, और प्रोटीन की अधिकता से भी समस्या आती है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशरकोर और मैरेस्मस। कौन से रोग होते हैं? तो क्या बताएंगे? एक रोग कौन सा है? क्वाशरकोर। कौन सा है? क्वाशरकोर। और दूसरा रोग कौन सा है? तो क्या बताएंगे? मैरेस्मस या मरास्मस। दूसरा रोग कौन सा है? तो क्या बताएंगे? मैरेस्मस या मरास्मस।
क्लियर है ना भाई? क्वासरकोर आपको पता है बच्चों में होता है, किसमें होता है? बच्चों में होता है। और मरासमस किसमें होता है तो क्या बताएंगे? वयस्कों में होता है, एडल्ट में होता है। आप लोगों में क्या हो सकता है? मरासमस हो सकता है। इसमें होता क्या है? क्वासरकोर तो जानते हैं कि एक प्रकार से कुपोषित टाइप का बच्चा हो जाता है, समझ रहे हैं ना? और मैरस्मस में क्या होता है? जो मसल्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं। जैसे पता चलेगा मांसपेशियां अपनी खींचोगे, खिंचती चली आ रही, खींच के देख लो, मांसपेशियां क्या हो जाती है? लूज हो जाती। नहीं समझ में आया? क्या है ऐसा? ये तो स्किन है। अब स्किन ना खींचो कि स्किन खींच खींच के देखो कि स्किन लूज है कि नहीं है। स्किन तो सबकी लूज होती है ना? मांसपेशियां किसी की देखे टाइट होती है ना, और किसी किसी का थुलथुल शरीर होता है। समझ गए हो कि कोई दिक्कत? अच्छा, प्रोटीन की अधिकता से भी समस्या आती है। प्रोटीन की अधिकता से क्या समस्या आती है? प्रोटीन की अधिकता से यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। किसकी मात्रा बढ़ने लगती है? यूरिक एसिड की। और यूरिक एसिड जोड़ों में जमा होने लगता है, जिससे क्या हो जाता है? गठिया, गाउट। गठिया रोग जिसको हो जाए उसको देखिए क्या बताया जाता है कि अब दाल, मशरूम, पनीर ये सब ना खाया करो, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। यहां तक समझ में आया? अब देखिए कुछ प्रोटीन हैं जो कई पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसे एक प्रोटीन होता है जिन, जिंद नहीं, जिन। कौन सा प्रोटीन है? जिन, जिंद मत बोल दीजिएगा, जिन। ये मक्का में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मक्का में। एक और प्रोटीन होता है जैसे फाइब्रिनोजन है, वैसे ही होता है फाइब्रोइन। कौन सा होता है? फाइब्रोइन। ये किस में पाया जाता है? रेशम का धागा और मकड़ी के जाले में। किस में पाया जाता है भैया? रेशम का धागा और मकड़ी के जाले में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रोइन। एक आपने सुना होगा ग्लूटिन या ग्लाइडिन, ये किस में पाया जाता है? गेहूं में। एक और होता है प्रोलामिन्स, प्रोलामिन्स किस में पाया जाता है? दाल में। एक केसीन होता है, दूध में पाया जाता है। केराटिन प्रोटीन है, बाल, नाखून, सींग, खुर, त्वचा में पाया जाता है। पाया जाता नहीं पाया जाता है? ओसीन प्रोटीन होता, ओसीन। ओसीन किस में पाया जाता है? हड्डियों में। एक होता है कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन किस में पाया जाता है? उपास्थियों में, कार्टिलेज में। कार्टिलेज क्या होती हैं? हमारे शरीर की जो पतली और छोटी हड्डियां होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। हमारे शरीर की जो पतली और छोटी हड्डियां होती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? कार्टिलेज। समझ गए ना? एक प्रोटीन और होता है जिसका नाम क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन। ये किस में पाया जाता है? मसल्स में। क्या अब समझ में आया? पक्का? तो प्रोटीन के कार्य तो मैंने लिखा ही दिया है। अब लिख लीजिएगा कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासरकोर